दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। इसमें हम अधिवास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आइए थोड़ा सा अधिवास के बारे में जान लेते हैं। अधिवास दोस्तों मानव या किसी जीव जंतु का बसावट का एक स्वरूप होता है, जो मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। और अधिवास से दोस्तों बसावट या सामाजिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत पहले वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों की बसावट शुरू होती है। और भूगोल में इस प्रक्रिया को एक तरह से अधिग्रहण भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर जो मानव अधिवास के बारे में बात करें तो अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण और किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ उसकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। और अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार में विभक्त किए जाते हैं, एक तो ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास। और इसके पहले भारत में ग्रामीण और नगरीय अधिवास के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसके पहले आइए जानते हैं कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर हैं वो क्या हैं। तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गतिविधियों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के क्रियाकलापों में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, वहीं नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व है दोस्तों, वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। अगर हम मानव अधिवास में ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की बात करें तो ग्रामीण अधिवासों में जो है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को भूगोलवेत्ताओं ने कई प्रकार से समझने का प्रयास किया है। इसमें सघन या संहत केंद्रीय अधिवास, अर्ध सघन या विखंडित अधिवास, पल्ली पूर्वाधिवास और प्रकीर्ण या परिक्षिप्त अधिवास होते हैं ग्रामीण जो है अधिवास के प्रकार में। और ग्रामीण अधिवासों में दोस्तों भौतिक, जाति, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा प्रतिरक्षात्मक या ऐतिहासिक अथवा प्रतिरक्षात्मक प्रकार जो होते हैं इसको प्रभावित करते हैं। नगरीय अधिवास जो है दोस्तों, नगरीय अधिवास में ये सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। और भारत की बात अगर जो करें तो कम से कम 5,000 की जनसंख्या, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75%, गैर कृषि कार्यों में हो और जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ऐसे क्षेत्रों को दोस्तों नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत में जो नगरीय अधिवास हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार हैं नगरीय अधिवास के, जिसमें मुख्य नगर और उससे जुड़े शहरी वृद्धि वाले क्षेत्र, दो या दो से अधिक संलग्न मुख्य नगर और एक बड़ा शहर और उससे संलग्न कुछ नगर होते हैं। दोस्तों नगरीय अधिवासों में जो है नगर होते हैं, शहर होते हैं, महानगर होते हैं, बृहद महानगर होते हैं। यानी बृहद महानगर मेगापोलिस वो जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों की जहां पर 50 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है। तो हमने अधिवास के बारे में या मानव अधिवास के बारे में एक मोटा मोटा जानकारी ले लिया है। पहला प्रश्न आइए शुरू करते हैं कि डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। ऑप्शन देखिए, कार्यों के आधार पर, निर्माण सामग्री के आधार पर, पारस्परिक दूरी के आधार पर या आकार के आधार पर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्यों के आधार पर। दोस्तों डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया है। उन्होंने ग्रामीण बस्ती भूगोल और बस्ती भूगोल पर विशेष योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, रूस के ग्रामीण अधिवास या सामूहिक फार्म को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सोवखोज। सोवखोज देखिए रूसी भाषा का शब्द भी लग रहा है और आप देख लीजिए सोवखोर कहा जाता है, सोवखोज भी इसको कहते हैं। रूस के ग्रामीण अधिवास या सामूहिक फार्म को सोवखोज कहा जाता है। ये सोवियत संघ में राज्य द्वारा संचालित कृषि फार्म थे, जो औद्योगिक सिद्धांतों के अनुरूप विशेषीकृत बृहद उत्पादन के लिए थे। अगला प्रश्न है, अधिवासों की स्थापना में किसका योगदान रहता है, आपको बताना है कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन ए है धार्मिक सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक या फिर उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अधिवासों की स्थापना में ये सभी कारक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। और आप जान लीजिए कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है अधिवास भूगोल। अधिवासों की स्थापना में कई कारकों का योगदान होता है जो है इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अधिवासों की स्थापना में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ऑप्शन है चक्राकार, क्रॉस के आकार का, रेखाकार या वर्गाकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेखाकार। रेखाकार जिसको लीनियर कहा जाता है। रेखाकार अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। और क्रॉस के आकार के अधिवास का विकास ऐसे स्थलों पर होता है जहां पर सड़कें एक दूसरे को प्रायः क्रॉस करती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर रेखाकार अधिवास का विकास होता है। और सड़कें जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहां पर क्रॉस के आकार के अधिवास का विकास होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मलेशिया। दोस्तों, कामपुंग जो है वो मलेशिया में पाया जाने वाला एक परंपरागत अधिवास है। ये मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले मलय समुदाय की पारंपरिक बस्तियां होती हैं। मलेशिया आप जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में, नदियों के तटबंधी क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार के अधिवास ब्रुनेई, इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन मलय प्रायद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्तियां इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो याद रखिएगा, कामपुंग जो परंपरागत अधिवास हैं ये मलेशिया में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ऑप्शन है तारा आकृति, रेखीय, गोलाकार या आयताकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तारा आकृति। दोस्तों, जहां पर अनेक परिवहन मार्ग होते हैं उनके मिलन स्थल पर मुख्य रूप से तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल के स्रोत, व्यावसायिक गतिविधि और केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं। तो याद रखिएगा, तारा आकृति अधिवास का निर्माण ऐसे स्थलों पर होता है जहां पर अनेक परिवहन मार्गों का मिलन स्थल होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा आपको बताना है। ऑप्शन है अरीय, निहारकीय, नाभिकीय या तारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, निहारकीय। देखिए, जब किसी गोलाकृति सार्वजनिक भूमि, झील, तालाब आदि के किनारे दोस्तों कोई घर बनाया जाता है तो ऐसे जो गलियों या मार्गों की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार होती है। और इस प्रकार संपूर्ण ग्राम की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है। ऐसे गांव का विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला, जब किसी जलाशय के चारों ओर गृह बनाए जाते हैं तब, और बस्ती की आकृति निहारिका के समान हो जाती है, इसलिए उसे निहारकीय ग्राम कह सकते हैं। और दूसरा, जब किसी सार्वजनिक भूमि या भवन, जमींदार या मुखिया के भवन, धार्मिक भवन आदि के चारों ओर बस्ती बसती है तो उसे नाभिकीय ग्राम कहते हैं। तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव निहारकीय प्रतिरूप में आएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, गांवों का विकास जो है दो प्रकार से होता है। पहला तो जब किसी जलाशय के चारों ओर घर बनाए जाते हैं तब बस्ती की आकृति निहारिका के समान होती है, इसलिए उसे निहारकीय ग्राम कहते हैं। और दूसरा, जब किसी सार्वजनिक भूमि या भवन, जमींदार या मुखिया का भवन, धार्मिक भवन आदि के चारों ओर बस्ती है तो उसे नाभिकीय या न्यूक्लियर विलेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, झीलों के किनारे गांव का जो विकास होता है उसे, उस बस्ती को, ग्रामीण बस्ती को वृत्तीय आकार के रूप में जाना जाता है। और आप जानते हैं, घर और सड़क के लाइन के किनारे जो अवस्थित होते हैं उनको रेखीय या लीनियर अधिवास कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है, आपको बताना है। वानिकी और खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, वानिकी और खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, ये सभी ग्रामीण अधिवासों का कार्य है। ग्रामीण अधिवास यानी रूरल सेटलमेंट्स में सामान्यतः एकाकी अधिवास, कृषक घर, पुरवा और गांव आते हैं। ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य उस अधिवास से होता है जिनके अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इनके निवासियों के मुख्य उद्यम क्या क्या हैं? कृषि करना, दुग्ध व्यवसाय यानी पशुपालन, मछली पालन, कुटीर उद्यम, वानिकी और खनन, और वन वस्तुओं का संग्रह आता है। तो ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत दोस्तों वानिकी और खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, ये सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं कहाँ पर? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी घाटी में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा दोस्तों, प्रकीर्ण बस्तियां जो हैं ये मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां क्या होती हैं? तो ये मकानों के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये मकानों के छोटे छोटे समूह परस्पर अलग होते हुए भी सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार के अधिवास मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकीर्ण बस्तियां जो हैं ये मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है कहाँ पर? शुष्क जोन में, पहाड़ी प्रदेशों में, डेल्टा क्षेत्रों में या उच्च मैदानी भूभागों में। तो सही उत्तर है दोस्तों नाभिकीय ग्रामीण अधिवास ये उच्च मैदानी भूभागों में सर्वाधिक सामान्य है। इसका कारण ये है कि नाभिकीय ग्रामीण अधिवास जो है दोस्तों, इसके प्रतिरूप के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में एक नाभिक होता है जिसके इर्द गिर्द गांव की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन होता है, और ये स्थल गांव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है। ऐसे अधिवास केंद्र के प्रत्येक भाग में मिलते हैं, और इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंध के उच्च मैदानी भूभाग में, उत्तर पश्चिमी देखिए उत्तर पश्चिमी में पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तट के उच्च मैदानी भाग में, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी के और उच्च मैदानी क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और उच्च तटवर्ती मैदान, और कर्नाटक के उच्च मैदानी क्षेत्र आदि में वितरित हैं। तो याद रखिएगा, नाभिकीय ग्रामीण अधिवास उच्च मैदानी भूभाग में सर्वाधिक जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में बसे होते हैं? ऑप्शन है अरीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंखा प्रतिरूप। दोस्तों याद रखिएगा, नदियों के डेल्टाई भूमि और पर्वत के पाद प्रदेशों में निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी हुई बस्तियों की आकृति पंखे की भांति दिखाई देती है, इसलिए इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? रेखीय, वृत्ताकार, आयताकार या नेबुला प्रतिरूप। तो सही उत्तर है आयताकार प्रतिरूप। दोस्तों देखिए, बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे कि गंगा के मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ग्रस्त स्थितियां बनी रहती हैं वहां आयताकार अधिवास प्रतिरूप पाए जाते हैं, यानी जलोढ़ मैदानों में अधिवासों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है, और कृषि जोतों के चारों ओर ये आयताकार प्रतिरूप विकसित होते हैं जिनमें कि सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती भी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पी है, कारण आर है। कथन है कि संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है, और कारण है कि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पी और आर दोनों सत्य हैं और आर पी की सही व्याख्या भी करता है। अगर जो इस प्रश्न की व्याख्या हम देखें तो ग्राम की सामाजिक आकारिकी से तात्पर्य ग्राम के विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न सामाजिक वर्गों का बसाव है।
कुछ लघु ग्राम या पूर्वी किसी एक सामाजिक वर्ग के लोगों के द्वारा बसे हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक और सघन ग्रामों में से एक से अधिक सामाजिक वर्ग, जाति और धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं। और एक ही पुंजित ग्राम में कई सामाजिक वर्गों के भूस्वामी, कृषक, खेतीहर मजदूर, विभिन्न धार्मिक जाति वर्ग के परिवारों का बसाव गांव के विभिन्न प्रखंडों अथवा पूर्वों में पाया जाता है। कथन और कारण दोनों सही है कि संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाते हैं, क्योंकि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू कराती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1:1 और 7:4 है तो वितरण का प्रतिरूप कितना होगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर लगभग समरूप हो जाएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप लगभग समरूप होगा। ये ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी लगभग समरूप, समरूप पूरी तरह से नहीं, लगभग समरूप होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता और एकता है, आपको बताना है। देखिए, अर्ध सघन अधिवास, सघन अधिवास, पूर्वा या अर्ध छिटपुट अधिवास। तो सही उत्तर है पूर्वा। दोस्तों, पूर्वा क्या होता है? तो जाति और सांस्कृतिक समरसता और एकता में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जाति, समुदाय, जातीयता, धार्मिकता, विश्वास आदि। और भारत में ये सामान्य रूप में पाया जाता है कि प्रमुख भूमि स्वामी जातियां गांव के नाभिक क्षेत्र में बसती हैं, अन्य सेवा प्रदान करने वाली जातियां ग्राम की परिधि में, और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक पृथकता और अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना है। इन छोटी छोटी इकाइयों को पूर्वा कहा जाता है और प्रत्येक पूर्वों में सांस्कृतिक समरसता और एकता होती है। तो दोस्तों, पूर्वा जो होता है उस प्रकार के अधिवास में सांस्कृतिक समरसता और एकता महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? देखिए, इसमें सही क्रम आपका हो जाएगा नगरीकरण, प्रवासन, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम नगरीकरण, उसके बाद प्रवास आता है, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया और उसके बाद स्थिरीकरण आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सघन सन्निवेश बसाव पाया जाता है कहाँ पर? रेगिस्तानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, सागरी क्षेत्र में या जलोढ़ मैदान में। तो सही उत्तर है दोस्तों, सघन या सन्निवेश बसाव जो है वो जलोढ़ मैदान क्षेत्र में पाया जाता है। और आप जान लीजिए कि जो जलोढ़ मैदान होते हैं इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियों से होता है। जल की उपलब्धता और भूमि की उर्वरता के कारण नदी घाटियों के पास अधिवासों का विकास हुआ है। सघन अधिवास ऐसे अधिवास होते हैं दोस्तों जो पास पास स्थित कई गृहों का समूह होते हैं, जिनका आधार प्रकीर्ण अधिवास की तुलना में बड़ा होता है। ऐसे अधिवासों को सघन अधिवास कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सघन सन्निवेश या सघन अधिवास ये जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? ऑप्शन देखिए, तारा प्रतिरूप, रेखी प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप या वृत्ताकार। तो आप जानते हैं कि सड़क के किनारे जो है ये दोस्तों रेखीय प्रतिरूप होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप ये आपका रेखीय प्रतिरूप प्रकार का होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मानव भूगोल के अंतर्गत अधिवास और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, मानव भूगोल में बस इतना ही। इसके आगे के खंड में हम आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे चैनल से जुड़े रहें। किस अन्य टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।